लास्ट क्लास में हम लोग क्या देखे थे, याद है? लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि जो पावर सिस्टम है जिसमें हम जनरेशन, ट्रांसमिशन और यूटिलाइजेशन की बात करते हैं, है ना, वो डिफरेंट वोल्टेज लेवल पे होता है, ठीक है। और डिफरेंट वोल्टेज लेवल पे सिंपली हम ट्रांसफार्मर लगाकर उसको स्टेप अप स्टेप डाउन करके डिफरेंट वोल्टेज लेवल पे डिफरेंट कंज्यूमर को एनर्जी सप्लाई कर रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे 3 पार्ट में हमने डिवाइड किया था पूरे पावर सिस्टम को, जिसपे जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ बहुत ज़्यादा हम लोग डील नहीं करेंगे, लेकिन जनरेशन को थोड़ा सा डिटेल में हम घुस कर देखते हैं, है ना। जनरेशन तो जनरेशन मेनली किस पे डिपेंड करता है? जनरेशन मेनली डिपेंड कर रहा है हमारा सोर्स पे, सोर्स कि हमारा सोर्स क्या है। तो अगर हम कॉन्वेंशनल सोर्स की बात करें तो कॉन्वेंशनल सोर्स हमारे पास क्या क्या है? देखो तो कोल है, ठीक है, क्या है? कोल है। दूसरा क्या है? वाटर रिजर्वायर है। वाटर रिजर्वायर है, ठीक है, वाटर रिजर्वायर है। तीसरा हमारे पास क्या है? न्यूक्लियर पावर प्लांट है, यार न्यूक्लियर है, न्यूक्लियर सबस्टांस का है, ठीक है। कोई जो भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, यूरेनियम है, थोरियम है, ठीक है, प्लूटोनियम है, तो ये सब हमारा क्या है? न्यूक्लियर रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, जिससे हम न्यूक्लियर एनर्जी उसका फ्यूजन करके न्यूक्लियर एनर्जी डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा क्या है? डीजल है, और क्या है? नेचुरल गैस है, नेचुरल गैस है, ठीक है। अब इन सभी चीज में एक प्रोसीजर है जिसको हम फॉलो करते हैं, ठीक है। वो प्रोसीजर क्या है कि कोल को बर्न करके हम क्या करते हैं? स्टीम बनाते हैं। स्टीम से फिर हम टरबाइन चलाते हैं, ठीक है। टरबाइन क्या है? एक तरह का प्राइम मूवर है जो हमारे इलेक्ट्रिक जनरेटर को घुमाएगा, है ना। जनरेटर जब तक घूमेगा नहीं, इलेक्ट्रिसिटी पैदा नहीं होगा, ठीक है। जनरेटर या हम उसको क्या बोलते हैं? अल्टरनेटर, ठीक है। चलो जनरेटर ही यहां लिख रहे हैं। जनरेटर को रोटेट करेगा और तब ये जाकर जनरेटर क्या देगा हमको? इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कल एनर्जी, ठीक है। अब आते हैं वाटर रिजर्वायर में क्या होता है? वाटर किसी हाइट पे होता है। अब ये स्टीम यहां से गायब हो गया, यहां पे डायरेक्ट वाटर को हम कहां देते हैं? हाइड्रो टरबाइन पे। फिर से टरबाइन आ गया, टरबाइन से फिर से जनरेटर आ गया, और जनरेटर से हमको क्या मिलेगा? कल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलेगा। फिर आ जाओ न्यूक्लियर सब्सटेंस। इससे जो हीट निकलेगा वो कहाँ जाएगा? हीट एक्सचेंजर में, और वहां पे क्या डेवलप होगा? यहाँ पे कोयले को जलाकर हम क्या बॉयलर गर्म कर रहे थे, यहाँ पे हीट एक्सचेंजर में हीट एक्सचेंज होगा और क्या डेवलप होगा? स्टीम, स्टीम डेवलप होगा। स्टीम से फिर टरबाइन, फिर से जनरेटर, और फिर हमको क्या मिलेगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। डीजल में क्या होगा? डीजल से हम डीजल इंजन चलाएंगे। क्या चलाएंगे? डीजल से डीजल इंजन, जिसको हम इंटरनल कंबशन इंजन भी कहते हैं, आईसी इंजन, डीजल इंजन। डीजल इंजन चलाएंगे। अब इंजन का जो प्राइम मूवर है उसको किसके साथ कपल कर देंगे? तो जनरेटर के साथ, और ये हमको क्या देगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है।
नेचुरल गैस को क्या करेंगे, डायरेक्ट हम गैस टरबाइन पे दे सकते हैं। जैसे वाटर को हम डायरेक्ट हाइड्रो टरबाइन पे दे सकते थे, उसी तरह नेचुरल गैस को बर्न करेंगे और जो उससे फ्लू गैस निकलेगा, जब गैस को हम बर्न करेंगे तो एक तरह से ब्लास्ट ऐसा होगा, है ना, और उससे जो फ्लू गैस निकलेगा उसको हम कहां देंगे, गैस टरबाइन पे। टरबाइन किससे कनेक्टेड होगा, जनरेटर से, और जनरेटर हमको क्या देगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, तो समझ में एक पैटर्न समझ में आ रहा है। यहां पे पैटर्न क्या है, कोई भी एनर्जी है उसको हमने किस में कन्वर्ट किया, टरबाइन के थ्रू मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया। मैकेनिकल एनर्जी को जनरेटर के थ्रू हमने किस में कन्वर्ट किया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया। ये था कॉन्वेंशनल एनर्जी कन्वर्जन का मेथड। कॉन्वेंशनली हम ऐसे ही एनर्जी कन्वर्ट करते थे। ठीक है, अब यहां पे हम देखो टरबाइन के स्पीड को हम कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, यहां पे गैस का जो इनपुट है उससे हम कंट्रोल करेंगे, टरबाइन का स्पीड कंट्रोल हो जाएगा। डीजल का इनपुट कंट्रोल करेंगे, टरबाइन का ये डीजल इंजन का स्पीड कंट्रोल हो जाएगा। न्यूक्लियर फ्यूल, इसमें जो कंट्रोल रॉड होता है न्यूक्लियर रिएक्टर में, उसको कंट्रोल करेंगे तो हीट कंट्रोल हो जाएगा और स्टीम कंट्रोल होगा और हमें यहाँ पे कंट्रोल्ड स्पीड मिलेगा। यहाँ पे वाटर रिजर्वायर में भी हम वाटर के फ्लो को कंट्रोल करेंगे, स्पीड कंट्रोल हो जाएगा। कोल पावर प्लांट में स्टीम को कंट्रोल करेंगे तो हमारा जनरेटर का स्पीड कंट्रोल हो जाएगा। और स्पीड क्यों कंट्रोल कर रहे हैं, क्योंकि हमको फ्रीक्वेंसी कितना चाहिए, 50 हर्ट्ज चाहिए। ठीक है, जनरेटर के रोटेट करने का स्पीड फिक्स रहेगा तो हमको पावर 50 हर्ट्ज पे कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी पे पावर मिलेगा। लेकिन अगर हम नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स लाइक हम विंड एनर्जी की बात करें, विंड एनर्जी की बात करें, अब बताओ विंड का स्पीड हमारे कंट्रोल में है, विंड का स्पीड हमारे कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, विंड का स्पीड हमारे कंट्रोल में नहीं है तो उसमें जो भी हम विंड मिल लगाएंगे उसका स्पीड हमारे कंट्रोल में रहेगा, नहीं रहेगा। तो उससे जो कपल्ड जनरेटर है उसका स्पीड हमारे कंट्रोल में रहेगा, नहीं रहेगा, है ना। तो ये जो 50 हर्ट्ज कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी का जो पावर मिल रहा था, ये 50 हर्ट्ज कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी का मिलेगा तो नहीं मिलेगा। अगर उसमें हम कन्वेंशनल जनरेटर लगाते हैं तो 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का हमको पावर नहीं मिलेगा। तो यहां पे हम कौन सा जनरेटर यूज करते हैं, ये सारे कन्वेंशनल जनरेटर यूज कर रहे हैं। जो विंड एनर्जी है इसको हम कहां देंगे, विंड मिल में, विंड मिल में देंगे। विंड मिल से क्या कपल रहेगा, विंड मिल से हमारा कपल रहेगा इंडक्शन जनरेटर। और इससे हमें कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलेगा। ठीक है, पहले इंडक्शन जनरेटर को यूज करना उतना आसान नहीं था, लेकिन टेक्नोलॉजी जैसे जैसे डेवलप होता गया इंडक्शन जनरेटर को यूज करना आसान हो गया। और ये इंडक्शन जनरेटर वेरिएबल फ्रीक्वेंसी पे भी हमें कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी का एसी आउटपुट दे सकता है, कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी का हमें सप्लाई 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का सप्लाई दे सकता है। इसमें एक कंडीशन बस ये है कि इंडक्शन जनरेटर वहीं काम करता है जहां पहले से बिजली हो। मतलब समझ रहे हो कि अगर लाइट कट गई है ना, जैसे बिजली आ रही है तो अगर उस बिजली को पहले इंडक्शन जनरेटर में देंगे तो फिर ये रिवर्स फायर करेगा और हमको पावर देगा। लेकिन अगर ग्रिड का पावर कट गया, ग्रिड का पावर 0 हो गया तो फिर ये कोई पावर तुमको नहीं देगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसके पास रेफरेंस फ्रीक्वेंसी क्या हो गया, 0 हो गया। रेफरेंस फ्रीक्वेंसी इसके पास है ही नहीं। जब तक आप रेफरेंस फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज के सप्लाई से इस इंडक्शन जनरेटर को नहीं कनेक्ट करोगे, ये 50 हर्ट्ज का तुम्हें एसी पावर नहीं देगा। ये 50 हर्ट्ज का एसी पावर कब देगा, जब इसको तुम 50 हर्ट्ज के सप्लाई से कनेक्ट करोगे। 50 हर्ट्ज का सप्लाई कहां से मिलेगा, जो हमारे कॉलोनी में सप्लाई आ रहा है। ठीक है, तो इससे पावर लेने के लिए पहले इसको
लाइव ट्रांसमिशन लाइन से, लाइव सिस्टम से इसको कनेक्ट करना पड़ेगा। जब ये लाइव सिस्टम से कनेक्ट हो जाएगा तब ये पावर लेगा नहीं, क्या देगा, जनरेटर है तो पावर और देगा, लेकिन कितने हर्ट्ज पे, 50 हर्ट्ज पे देगा। ठीक है, शर्त बस एक ही है कि इसको 50 हर्ट्ज के करस्पॉन्डिंग जो भी जनरेटर की स्पीड होगी उससे ज़्यादा स्पीड पे घुमाना है। ज़्यादा स्पीड कुछ भी हो सकता है, ठीक है, ज़्यादा स्पीड 10% भी हो सकता है, 20% भी हो सकता है और 200% भी हो सकता है। अगर 200% भी ज़्यादा स्पीड से अगर हम इंडक्शन जनरेटर को घुमा रहे हैं तो ये 50 हर्ट्ज पे हमें पावर देगा। ठीक है, तो ये नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज आ गए। ठीक है, और क्या रिसोर्स है हमारे पास, हमारे पास सोलर है। ठीक है, अब देखो सोलर एनर्जी से दो तरह से हम पावर ले सकते हैं। एक तो रिफ्लेक्टर वगैरह लगाकर सोलर एनर्जी को कंसंट्रेट करें और स्टीम बना लें। स्टीम बनाने के लिए जो सोलर रेडिएशन है उसको कंसंट्रेट करना पड़ेगा, चाहे लेंस लगा लो, चाहे मिरर का रिफ्लेक्टर लगा लो, जो भी लगा लो, उसको उससे कंसंट्रेट करके तुम स्टीम बनाओगे तो फिर ये फ्लो चार्ट चलेगा तुम्हारा। स्टीम बना, फिर टरबाइन में गया, टरबाइन से जनरेटर घूमा, जनरेटर से हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलेगा। लेकिन दूसरा इससे ज़्यादा कॉन्वेनिएंट तरीका है, वो क्या है, फोटोवोल्टाइक सेल, पीवी सेल। पीवी सेल पे जैसे ही सनलाइट पड़ता है हमें क्या मिलता है, डीसी वोल्टेज, डीसी इलेक्ट्रिकल पावर। अब डीसी इलेक्ट्रिकल पावर मिल रहा है और हमारा फैन क्या है, एसी का है ना। तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहां पे एक इन्वर्टर लगाना पड़ेगा, इन्वर्टर लगाना पड़ेगा। तो ये जो डीसी इलेक्ट्रिकल पावर था वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एसी पावर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए आजकल देखो सोलर इन्वर्टर बहुत ज्यादा फेमस हो रहा है ना। सोलर इन्वर्टर जो है वो क्या है, बहुत ज्यादा फेमस हो रहा है। क्यों, क्योंकि अगर हम सोलर इन्वर्टर खरीदते हैं तो अपने ही इन्वर्टर से जब लाइट कट जाए या जब बिजली बहुत ज़्यादा महंगा, सपोज करो कि बिजली आज 20 रुपये यूनिट हो गया, तो तुम क्या करोगे, एक सोलर प्लेट 1 किलोवाट का लाकर अपनी छत पे लगा दोगे और उससे डायरेक्ट अपने सोलर इन्वर्टर को कनेक्ट कर दोगे। बैटरी के जगह बैटरी के पैरेलल में क्या कनेक्ट कर देंगे, सोलर इन्वर्टर कनेक्ट कर देंगे और उससे हमें जब धूप रहेगी तो हमको क्या, एसी में बिजली कन्वर्ट होकर हमको मिलेगा और हमारा सारा घर का जो पावर है, इक्विपमेंट है, पावर इक्विपमेंट, वो किस पे चलेगा, सोलर पे चलेगा। तो सोलर पे चलाने के लिए ये क्या, डीसी नहीं चाहिए हमको, क्या चाहिए, एसी चाहिए। क्यों, क्योंकि सपोज करो डीसी इक्विपमेंट लगा दिया और रात में क्या हो गया, सन गायब है, तो फिर क्या बिना पंखे के सोएंगे, नहीं, है ना। तो इसीलिए हमारा क्या, इक्विपमेंट वही रहेगा, सारे पावर इक्विपमेंट हमारे किस में रहेंगे, एसी, पावर अप्लायंसेस सारे किस में रहेंगे, एसी में रहेंगे। और हम क्या, यहाँ पे पीवी सेल किस में पावर दे रहा है, डीसी में पावर दे रहा है। इसको सोलर इन्वर्टर लगाकर एसी में कन्वर्ट करके दिन में यूज करेंगे और रात में जो ग्रिड से बिजली आ रही है उसको हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। ठीक है, कन्वेंशनल मेथड क्या था, रिफ्लेक्टर, कंसंट्रेटर, कंसंट्रेटर, कंसंट्रेटर से कहां जाएगा, बॉयलर में, सोलर बॉयलर, सोलर बॉयलर से क्या मिलेगा, स्टीम, स्टीम से क्या मिलेगा, टरबाइन, टरबाइन से जनरेटर और जनरेटर से इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, जनरेटर से इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, तो इस तरह से हम अगर देखें तो ये कन्वेंशनल मेथड में जाएगा। लेकिन इसमें दिक्कत क्या है कि कंसंट्रेटर लगाएंगे और अगर हम बॉयलर को गर्म करना चाहते हैं तो समझ रहे हो कि एक सोलर कुकर, अगर तुमने कभी देखा होगा कहीं पे, अगर किसी लैब वैब में रखा हुआ हो, तो एक सोलर कुकर, इतना छोटा सा कुकर गर्म करने के लिए हमें रूम इतना बड़ा सोलर कंसंट्रेटर चाहिए। ठीक है, कम से कम 5 फीट बाय 5 फीट का इतना बड़ा सोलर कंसंट्रेटर चाहिए, तब जाकर एक कुकर गर्म होगा। तो सपोज करो एक बॉयलर गर्म करना है जो कि बहुत बड़ा सा टैंक होता है, तो उसके लिए कितना बड़ा कंसंट्रेटर चाहिए, मतलब कम से कम 1-2 हेक्टेयर का खेत जो है सब में हमको मिरर का प्लेट लगाना पड़ेगा और वहाँ पे एक टावर पे जाके, है ना, इस बॉयलर को लगाना पड़ेगा। जो कि मतलब कहने के लिए ठीक है, थ्योरेटिकली सब कुछ लग रहा है ऐसा हो सकता है, लेकिन प्रैक्टिकली ये जो सिस्टम है वो बहुत कम यूज करते हैं सोलर में। सोलर में जो सिस्टम यूज करते हैं वो कौन सा यूज करते हैं हम, ये वाला सिस्टम, पीवी सेल यूज करते हैं।
ठीक है, पीवी सेल यूज करके आज के डेट में हम लोग पावर हार्वेस्ट कर रहे हैं किससे, सोलर से। ठीक है, अब अगर हम जो देखो यहाँ पे पैटर्न लगभग सबका सेम दिख रहा है ना, सबका पैटर्न सेम दिख रहा है। अगर हम सपोज करो कि कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट है उसके बारे में तुमको अगर हम बता दें तो न्यूक्लियर अपने आप क्लियर हो जाएगा, न्यूक्लियर अपने आप क्लियर हो जाएगा। जो वाटर रिजर्वायर है उसके इधर का पार्ट थोड़ा सा डिफरेंट होगा, बाकी ये सब क्या होगा, सेम टू सेम होगा। टरबाइन, टरबाइन के बाद जनरेटर, जनरेटर के बाद इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, तो अभी सबसे छोटा क्या है, बहुत ज़्यादा हम समय नहीं लेना चाह रहे हैं अभी, चलो हम न्यूक्लियर को क्लियर करते हैं, है ना, न्यूक्लियर अभी डिस्कस कर देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम कोल बेस्ड स्टीम पावर प्लांट बताएंगे और वाटर हाइड्रो पावर प्लांट बताएंगे। ठीक है, और डीजल में तो बस एक इंजन लगाकर ये सब ठीक है हो जाएगा। पहले अभी आज हम न्यूक्लियर डिस्कस करते हैं। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट का ब्लॉक डायग्राम, ठीक है, हेडिंग दो न्यूक्लियर पावर प्लांट। न्यूक्लियर पावर प्लांट, न्यूक्लियर, देखो इसमें सबसे पहले क्या करना है हमको, जो न्यूक्लियर सबस्टांस है उनका फ्यूजन करना है। न्यूक्लियर सबस्टांस जो है उनका क्या करना है, फ्यूजन करना है। तो उसके लिए हमें जो न्यूक्लियर सबस्टांस है उसका रॉड न्यूक्लियर रिएक्टर में रखना पड़ेगा। अब देखो ये न्यूक्लियर सबस्टांस है, इससे रेडियो एक्टिव रे निकल रहा होगा। जब इससे रेडियो एक्टिव रे निकल रहा है तो इसको हम किसी क्लोज चैम्बर में इसका कंबशन करते हैं। ठीक है, इसमें जो भी रिएक्शन होगा न्यूक्लियर रिएक्शन वो किस में होगा, क्लोज चैम्बर में होगा। क्यों, क्योंकि ओपन में करेंगे तो रेडिएशन इधर उधर बहुत ज़्यादा बिखर जाएगा और रेडिएशन से कैंसर बहुत तरह की चीज़ें हो सकती है। तो ये जो क्लोज चैम्बर है जिसमें हम रिएक्शन कराएंगे इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर। रिएक्टर, ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्टर यहाँ नहीं लिखते हैं, यहाँ इसका कारण ये है कि यहाँ से हमको कंट्रोल रॉड इंटर कराना है, यहाँ लिखते हैं रिएक्टर। रिएक्टर, ठीक है। ये जो हमने पहले ड्रॉ किया है ये क्या है, एक तरह का फ्यूल रॉड है। ये यूरेनियम का हो सकता है, थोरियम का हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये फ्यूल रॉड है, फ्यूल रॉड है। ये सब क्या है, हमारा फ्यूल रॉड है, फ्यूल रॉड है। ठीक है, अब हमको क्या पता है कि ये जो रिएक्शन होता है केमिस्ट्री में हमने पढ़ा है ये क्या है, अनकंट्रोल्ड रिएक्शन होता है। अगर हम इसको कंट्रोल ना करें, एक न्यूट्रॉन आएगा यूरेनियम पे अटैक करेगा, यूरेनियम दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा और 3 और न्यूट्रॉन निकलेंगे। ठीक है, ये 3 न्यूट्रॉन आगे 3 यूरेनियम जो मॉलिक्यूल है उस पर अटैक करेंगे और इस तरह से ये क्या हो जाएगा, एक तरह का चेन रिएक्शन हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे एक तरह का कंट्रोल रॉड लगाना होता है जो इसके न्यूट्रॉन को क्या करे, एब्जॉर्ब कर ले। ठीक है, तो ये हमने लगा दिया यहाँ पे क्या, कंट्रोल रॉड, कंट्रोल रॉड लगा दिया। ठीक है, ये कंट्रोल रॉड क्या करेगा कि यहाँ से जो भी न्यूट्रॉन निकल रहा होगा, है ना, उसको एब्जॉर्ब कर जाएगा। ये जनरली किसका होता है, कैडमियम का होता है। ठीक है, ये जो कंट्रोल रॉड होता है ये किसका होता है, कैडमियम का होता है। अगर हमें रिएक्शन बंद करना होगा तो क्या करेंगे, ये जो कंट्रोल रॉड है उसको पूरा इंसर्ट कर देंगे, सारा का सारा न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब कर लेगा। और जब हमको रिएक्शन का स्पीड बढ़ाना होगा तो ये सारे कंट्रोल रॉड क्या कर देंगे, बाहर। जितना ज़्यादा हम इस कंट्रोल रॉड को बाहर रखेंगे रिएक्शन उतना फास्ट होगा, जितना ज़्यादा हम इसको अंदर इंसर्ट करेंगे रिएक्शन उतना स्लो होगा। इसको हम पूरा इंसर्ट कर देंगे, रिएक्शन क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा। उसके बाद हम क्या चाहते हैं कि जो रिएक्शन हो अचानक से ना हो, है ना, रिएक्शन मॉडरेट फॉर्म में हो। तो उसके लिए यहाँ पे हम H2O2
हैवी वाटर भर देते हैं। इस H2O2 हैवी वाटर का लेवल हाई होगा या लो होगा, ये हम कितना रिएक्शन मॉडरेट करना चाहते हैं उस पर डिपेंड करता है। तो इसके अंदर क्या भरा होगा? मॉडरेटर। मॉडरेटर ये क्या है हमारा? ये है हमारा कंट्रोल रॉड। ठीक है, अब इसके अंदर क्या हो रहा है? रिएक्शन हो रहा है। इसके अंदर रिएक्शन हो रहा है तो क्या होगा? इसके अंदर हीट डेवलप होगा। अब हीट डेवलप होगा तो इस हीट से हमको क्या करना है? इस हीट से हमें स्टीम गर्म करना है। हमने क्या बोला था? न्यूक्लियर रिएक्टर से जो हीट निकल रहा है उससे हमको स्टीम बनाना है। तो स्टीम बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? इस हीट को, है ना, इस हीट को उस वाटर वाले हीट में, जो वाटर जिसको हमको स्टीम बनाना है उसके हीट में ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो उसको उस हीट में ट्रांसफर करने के लिए हम यहाँ पे क्या लगाते हैं? एक हीट एक्सचेंजर। क्या लगाएंगे? हीट एक्सचेंजर, जहां पे इसका हीट वाटर के हीट में ट्रांसफर हो जाएगा। इसका हीट क्या होगा? वाटर के हीट में ट्रांसफर हो जाएगा। वाटर के हीट में ट्रांसफर हो जाएगा। देखो, इसमें जो भी फ्लूइड है उसका फ्लो का डायरेक्शन ये होगा। ये हमारा हीट एक्सचेंजर है, हीट एक्सचेंजर है। ठीक है, हीट एक्सचेंजर। हीट एक्सचेंजर। अब ये जो हीट एक्सचेंजर है इससे क्या निकलेगा? स्टीम। स्टीम निकलेगा। ये स्टीम जाएगा कहां? ये स्टीम टरबाइन पे जाएगा। ये स्टीम किस पे जाएगा? टरबाइन पे जाएगा। चलो ऐसे बना लेते हैं। ये टरबाइन पे जाएगा। ठीक है, ये टरबाइन है हमारा। ये टरबाइन का प्राइम मूवर है। अब ये जो इससे स्टीम निकल रहा है ना, ये कहाँ जाएगा? ये कंडेंसर में जाएगा। ये क्या है? कंडेंसर है। ठीक है, कंडेंसर पे चूंकि प्रेशर क्या होता है? लो होता है, तो यहां पे हम क्या लगाएंगे? फीड पंप लगाएंगे। यहां पे लगाएंगे फीड पंप। फीड पंप, और इस फीड पंप से जो पानी यहां से निकला है वो फिर से मेकअप होगा इस बॉयलर के अंदर, तो यहां पे चला जाएगा। या इस साइड ड्रॉ करते हैं। फीड पंप से यहां चला जाएगा। अब देखो, ये जो कंडेंसर है यहां पे क्या हो रहा है? स्टीम आके ठंडा हो रहा है। तो इसको हीट रिजेक्शन के लिए, इसके हीट रिजेक्शन के लिए यहां पे एक वाटर सर्कुलेट हो रहा होगा। ठीक है, ये हीट रिजेक्शन के लिए क्या हो रहा होगा? वाटर सर्कुलेट हो रहा होगा। और ये वाटर कहां जा रहा होगा? ये किसी कूलिंग टावर पे जा रहा होगा। अगर अगल बगल रिवर है तब तो अच्छी बात है, रिवर में चला जाएगा। और अगर रिवर नहीं है तो ये कहां जाएगा? कूलिंग टावर पे। ये कहां जाएगा? कूलिंग टावर पे। ठीक है, फ्लो का डायरेक्शन ये होगा। कंडेंसर, ये क्या है? टरबाइन। टरबाइन। अब यहां पे क्या लगाएंगे? अब यहां पे हम जनरेटर लगाएंगे। जनरेटर, जनरेटर से क्या मिलेगा हमें? 3 फेज एसी पावर। एसी
पावर। ये क्या है हमारा कूलिंग टावर है। ठीक है, तो ये था हमारा ओवरऑल डायग्राम था किसका, न्यूक्लियर पावर प्लांट का। कैसे शुरू हो रहा है देखो, यहाँ पे रिएक्शन हुआ, रिएक्शन होने के कारण जो भी हीट होगा वो जाकर हीट एक्सचेंजर में आपस में ट्रांसफर होगा। जब वाटर पे हीट जाएगा तो वाटर क्या स्टीम में कन्वर्ट होगा, ये स्टीम टरबाइन पे जाएगा, टरबाइन से जो स्टीम निकलेगा वो कंडेंसर में जाएगा। कंडेंसर का क्या काम है कि जो स्टीम है उसको फिर से वाटर में कन्वर्ट करना। तो अगर यहाँ पे जो भी स्टीम आ रहा है उसको वाटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो इधर का प्रेशर क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा लो हो जाएगा। तो इधर का प्रेशर क्या है, स्टीम के कारण हाई है, इधर का प्रेशर क्या है, लो है। तो बहुत हाई फोर्स के साथ टरबाइन में स्टीम का फ्लो होगा और टरबाइन एक तरह का टॉर्क डेवलप करेगा इस प्राइम मूवर पे। इस टॉर्क के कारण ये जनरेटर रोटेट करेगा, जनरेटर रोटेट करेगा तो हमें 3 फेज पावर मिलेगा। कंडेंसर में जो हीट है उसको रिजेक्ट करने के लिए हम यहाँ पे एक वाटर का सर्कुलेशन करते हैं। वाटर सर्कुलेशन कहाँ से होगा, या तो कूलिंग टावर पे होगा या नियर बाय अगर कोई रिवर है तो रिवर में होगा। ऐसे हम सजेस्ट यही करते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट के केस में कि हम कूलिंग टावर का यूज करें। क्यों, क्योंकि यहाँ पे रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से हम डील कर रहे हैं। तो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से डील कर रहे हैं तो किसी भी कारण से, किसी भी लीकेज की वजह से या किसी वजह से अगर इस वाटर में रेडियो एक्टिव सब्सटेंस आ जाता है या रेडियो एक्टिव रे आ जाते हैं और वो अगर रिवर में चले जाएंगे तो पूरा रिवर और उससे कनेक्टेड जो भी सिटीज हैं उनमें अलर्ट जारी हो जाएगा, उसमें रेडियो एक्टिव अलर्ट हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ये कोशिश करते हैं कि हमारा टावर से ही काम चल जाए। नियर बाय अगर कोई रिवर है तो भी उसमें हम उससे हम कोई छेड़छाड़ ना करें, है ना, ताकि वो डेंजर हो सकता है। ठीक है, तो ये था किसके बारे में, ये था न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में। नेक्स्ट क्लास में हम थोड़ा सा कोल बेस्ड पावर प्लांट के बारे में डिस्कस करेंगे और हाइड्रो पावर प्लांट के बारे में डिस्कस करेंगे और फिर हम नेक्स्ट यूनिट एसी फंडामेंटल पे मूव कर जाएंगे। ठीक है, आज यहीं छोड़ रहे हैं।